हेलो एवरीवन, दिस इज भावना। आप सभी का स्वागत है कॉलेज विद भावना में। तो कैसे हैं सभी? होपफुली सब अच्छे होंगे, क्योंकि घर घर बुखार हो रहे हैं और 3 दिन से क्लास तो काफ़ी दिन से नहीं हो पा रही है, क्योंकि मैं अब तक नोट्स रेडी करने में लगी हुई थी और फोर्थ पेपर आपका रहता है। 3 दिन से वाईफाई नहीं चल रहा था, तो क्लास भी नहीं हो पाई और नोट्स भी रेडी नहीं हो पाए फोर्थ पेपर के। उसकी एक यूनिट रहती है, तो वो कंप्लीट करके मैं अपलोड कर दूंगी। ठीक है, तो नोट्स की ये बात हुई। बाकी 3 पेपर के नोट्स मैंने आपको दे ही दिए हैं, फोर्थ वन रहता है, तो मे भी कल या परसों तक हो जाएगा। और मम्मी को बुखार था, तो इस वजह से थोड़ा सा डिले हो गया। ठीक है, तो ये पूरी कहानी है। अगर किसी को लगता है कि बहुत सारे मैसेजेस आ रहे थे क्लास ले लो, नोट्स दे दो, ये सब, तो इसलिए बता रही हूँ। बाकी अगर चैनल पे नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब आप लोग कर देना। बाकी इस बार ना मुझे ऐसा लग रहा है अंदर से कि आप लोग शेयर नहीं कर रहे भाई, क्योंकि इतने सारे स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं अलग अलग कॉलेजेस से। मानो 10 कॉलेजेस से बच्चे जुड़े हैं, 20 से भी जुड़े हैं। तो अगर सारे लोग मिलके अपने अपने कॉलेज के बच्चों को या कलीग्स को शेयर करें, तो देखो व्यूज कहाँ तक आएंगे और कितने बच्चे जुड़ जाएंगे। और जब लोग ज्यादा आते हैं तभी अंदर से मोटिवेशन आता है कि भाई हाँ, डेली क्लास अपलोड होनी चाहिए। अब मानो 1-2 बच्चा कमेंट कर रहा है, 1-2 की बात आ रही है कि भाई मैम वीडियो बना दो या क्लास बना दो, तो अंदर से वो मन नहीं होता, मोटिवेशन नहीं आता कि यार 1 घंटे या 2 घंटे या 4 घंटे की मैं मैराथन अगर लूं, तो उसे देखने के लिए बच्चे भी तो होने चाहिए, स्टूडेंट्स होने चाहिए। तो थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए, सारे लोग शेयर कीजिए जितना हो सके। अब देखते हैं कितना इफेक्ट होता है मेरे बोलने का। तो स्टार्ट करते हैं। हम पेपर 1 CC1 सेमेस्टर फर्स्ट हमारा चल रहा है एमएड का, फिलोसॉफिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन की आज मैं क्लास कराने वाली हूँ। तो इसके कुछ टॉपिक्स तो हमने कर लिए हैं, मतलब पहली दूसरी यूनिट की कि फिलोसफी क्या होती है, एजुकेशनल फिलोसफी क्या है, और एजुकेशनल फिलोसफी में और फिलोसफी में क्या डिफरेंस है, फिलोसॉफिकल एजुकेशन में, मतलब जो सारी चीज़ें पूछी गई हैं वो हमने कर ली हैं। फिलोसफी और करिकुलम क्या होता है ये भी हमने पढ़ लिया है। फिलोसफी एक डायरेक्टिव डॉक्ट्राइन कैसे है ये हमने कर लिया है। लिबरल डिसिप्लिन ये भी हमने पढ़ लिया है और इसकी ब्रांचेस भी हमने पढ़ लिए हैं। बाकी ये सारे टॉपिक्स में कंप्लीट करा के आपको जो भी टॉपिक्स बीच बीच में से रह जाते हैं, यानी प्रीवियस ईयर में कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो अलग से पूछ लिए जाते हैं, तो उन्हें भी मैं बाद में कवर करा दूंगी, तो परेशान होने की कोई बात नहीं है। आज हम करने वाले हैं सांख्य फिलोसफी। ये स्कूल्स ऑफ फिलोसफी के अंदर दिया गया है, मे बी 3rd यूनिट या 2nd यूनिट में, एक बार देख लेती हूँ मैं। हाँ, ये 3rd यूनिट है, इंडियन स्कूल्स ऑफ फिलोसफी। जितने भी स्कूल्स है वो सारे करेंगे। पहला है सांख्य फिलोसफी, दूसरा वेदांता है, बुद्धिज्म है, जैनिज्म है और इस्लामिक है, और पूछे भी सारे ही जाते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं सांख्य फिलोसफी। सांख्य फिलोसफी क्या होती है? ठीक है, तो सांख्या, भाई वैसे तो हम सांख्या से समझते हैं कि भाई नंबर ही होता है। हिंदी में अगर इसका वर्ड देखें तो संख्या होता है, संख्या यानी नंबर होता है। लेकिन सांख्या फिलोसफी क्या है? एक ड्यूलिस्टिक थ्योरी है, यानी 2 चीजों से मिलके ये बनी है, 2 चीजों से क्रिएट हुई है सांख्या फिलोसफी। यानी एक तरीके से हम इसे कोजेशन कह सकते हैं, कारण कह सकते हैं। पढ़ेंगे इसके बारे में आगे। ये एक एंशिएंट थ्योरी है, यानी प्राचीन काल की थ्योरी है। ओरिजिनेट कहाँ से हुई है? ये भगवत गीता में भी इसका देखने के लिए मिला है इसके बारे में, और उपनिषद में भी देखने के लिए मिला है। भगवत गीता के अंदर लिखा है कि जो योग फिलोसफी है, यानी जो योगा है, वो तो प्रैक्टिकल साइड है, और जो सांख्य फिलोसफी है, इसे कहीं कहीं सांख्य बोलते हैं, कहीं सामख्य आपको लिखा मिल जाएगा। तो सांख्य फिलोसफी को जो है वो थ्योरेटिकल एस्पेक्ट बताया गया है। ठीक है, और योगा क्या है? प्रैक्टिकल एस्पेक्ट। ये भगवत गीता के अंदर लिखा हुआ है। तो सांख्य दर्शन क्या है? सृष्टि कारणता का द्वैतवादी, यानी इसे हम ड्यूलिस्टिक थ्योरी बोलते हैं, ड्यूलिस्टिक सिद्धांत या द्वैतवादी सिद्धांत इसे कहा जाता है। ये एक प्राचीन दर्शन है, यानी पहले के टाइम का है। इसका देखो सेम चीज लिखी है कि इसका उल्लेख उपनिषद और भगवत गीता में भी मिलता है। इसके जो राइटर हैं, यानी लिखा किसने है? ये कपिल मुनि ने लिखा है। किसने? कपिल मुनि ने लिखा है। ठीक है, इसे कपिल मुनि ने लिखा था। सामख्य सूत्र उसे बोलते हैं। सामख्य सूत्र को हम नाम से सामख्य सूत्र नहीं बोलते, इसे बोलते हैं सामख्य फिलोसफी, सामख्य या सांख्य फिलोसफी। ठीक है, ये इसका नाम है सांख्य फिलोसफी। ये बोली जाती है सांख्य फिलोसफी। दी किसने है? कपिल मुनि ने दी है। बहुत ही प्राचीन है। और अगर इसका एम्पेरिकल मीनिंग देखें या एंटाइमोलॉजिकल वर्ड देखें, तो सांख्या का मतलब होता है संख्या, यानी नंबर। ठीक है, और वैसे इसे नॉलेज, परफेक्शन ऑफ नॉलेज भी बोला जाता है, यानी ज्ञान अर्जित करना है, परफेक्ट होना नॉलेज में।
तो ये सिद्धांत मानता है कि सृष्टि न तो पूरी तरीके से प्रकट है, यानी इसमें दो चीज हैं, एक तो क्या है पुरुष, एक है प्रकृति। ठीक है, मतलब इनका मानना है, सांख्य फिलॉसफी ये कहती है कि जो हमारा संसार है, जो हमारी पूरी सृष्टि है, इन दोनों से मिलके बनी है, पुरुष से और प्रकृति से, ये दोनों से मिलके ही सारी चीजें बन रही हैं। तो ये सिद्धांत मानता है कि सृष्टि ना तो पूरी तरीके से प्रकट है और ना ही अप्रकट है, मतलब किसी एक का कोई ऐसा रोल नहीं कि किसी एक ने ही पूरा काम किया है, दोनों को मिलके ही पूरा इवोल्वमेंट हुआ है, पूरा इवोल्व हुआ है। तो ये दर्शन आत्मा, पुरुष और प्रकृति को अलग अलग तत्व मानते हैं कि भाई ये दोनों अलग अलग तत्व हैं। सांख्य दर्शन सभी चीजों को पुरुष क्या है, आत्मा और बुद्धि। क्या है पुरुष, आत्मा और बुद्धि, यानी सोल, या फिर हम अपने आप को बोल सकते हैं सेल्फ। क्या है पुरुष, सेल्फ है, या फिर सोल है, या फिर बुद्धि है, इंटेलेक्ट। ठीक है, प्रकृति क्या है, प्रकृति क्या है, एनर्जी है, या फिर सृष्टि है। क्या है, सृष्टि है। तो इससे उत्पन्न मानता है, यह भारतीय दर्शन का सबसे प्राचीन स्कूल है। इतना तो समझ आया, यानी दो, बस इतना समझो कि दो चीजों से मिलके बना है। सांख्य दर्शन के अंदर दो ही चीज हैं, पुरुष और प्रकृति। पुरुष क्या है, आत्मा या बुद्धि या फिर सेल्फ, यानी जो हमारे अंदर की आत्मा होती है जो दिखाई नहीं देती, वो क्या है, पुरुष है। प्रकृति क्या है, जो चीजें दिख जाती है, यानी सृष्टि है या ऊर्जा है। ठीक है, सांख्य दर्शन में शरीर को दो प्रकार, सांख्य दर्शन में शरीर के दो प्रकार माने गए हैं। कौन से, भौतिक शरीर जो दिख रहा है, जो नश्वर है, यानी हमारी जो बॉडी है स्थूल, और सूक्ष्म यानी अदृश्य शरीर जो दिखता नहीं है लेकिन मृत्यु के बाद भी रहता है। अब मृत्यु क्या होती है भाई, हमारी जो आत्मा है वो निकल के चली जाती है और शरीर रह जाता है ना। तो जो आत्मा है वो क्या है, सूक्ष्म शरीर है, यानी अदृश्य है, हमें दिखता नहीं है। तो ये मृत्यु के बाद भी रहता है और अगले भौतिक शरीर में स्थानांतरित होता है, यानी हमारी जो आत्मा है वो पुनर्जन्म ले लेगी। भाई हम कुछ भी बन सकते हैं, अगर इंसान का रूप ले रहे हैं या कुछ भी बन सकते हैं, हम किसी में भी हमारी आत्मा जो है जा सकती है। तो भौतिक शरीर से निकल के वो किसी दूसरे शरीर में चली जाती है ना। इसीलिए तो अच्छे कर्म करते हैं कि भाई हमें स्वर्ग मिले या फिर हमारी आत्मा की मुक्ति हो जाए, है ना, कि कुछ गलत ना बने, कीड़े मकोड़े ना बने, या कुछ भी इस तरीके से ना बने। तो यही पुनर्जन्म के सिद्धांत की शुरुआत है। ठीक है, जो सूक्ष्म शरीर है, यानी जो ये जो हमें दिखता नहीं है, जो अदृश्य शरीर है, जो हमें दिखाई नहीं दे रहा, उसके चार भाग इसके अंदर बताए गए हैं सांख्य फिलॉसफी के अंदर। पहला क्या है, बुद्धि यानी चेतना। जो चेतना है वो हम देख नहीं सकते उसे। अहंकार, जो मैं की भावना होती है, वो दिखता थोड़ी है, उसे ऑब्जर्व कर सकते हैं बस, है ना, लेकिन ऐसे थोड़ी है कि सामने रखी है कोई चीज, ऐसा नहीं है। जैसे हमारा शरीर है, हमारा शरीर तो सबके सामने है, लेकिन जो हमारा मन है वो सबके सामने थोड़ी है। तो मन क्या है, इंद्रिय और विचारों का केंद्र, ये भी इसका ही भाग है। प्राण यानी जीवन ऊर्जा, और श्वास यानी हमारी ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन। अगर साइंस में बोला जाए तो साइंस में मृत घोषित कब किया जाता है, जब ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन बंद हो जाता है ना। चलो आगे पढ़ते हैं। ये हमें पता ही है कि सांख्य फिलॉसफी किसने लिखी है, कपिल मुनि ने लिखी है। अब देखो ये जो टेबल है ये आप बना के भी आ सकते हैं और समझ लेना। ये पूरी टेबल है सांख्य फिलॉसफी की। सांख्य फिलॉसफी के अंदर दो चीज है, पुरुष और प्रकृति। अभी हम पीछे पढ़ के आए हैं। इन दोनों को अगर मिलाते हैं, इन दोनों को जो इवेल्युएशन है, यानी फर्स्ट जो प्रोडक्ट है वो है मैथ। ठीक है, फर्स्ट प्रोडक्ट क्या है, फर्स्ट इवोल्यूशन क्या है, महत। महत क्या होता है, यूनिवर्सल माइंड, यानी इन दोनों को अगर मिलाएं तो कोई चीज बनती है महत। महत से निकलता है अहंकार, जिसे घमंड हम कहते हैं, अहंकार इसमें लिखा हुआ है। अहंकार से फर्दर तीन चीजें निकलती हैं, सत्व, रजस और तमस। ठीक है, अहंकार से तीन चीजें निकलती हैं। क्या निकलती हैं, सत्व, रजस और तमस। ठीक है, तमस क्या होता है, तमस यानी अंधकार, अंधेरा, अज्ञानता, जड़ता, उदासीनता का प्रतीक। ठीक है, अहंकार से निकल रही है। रजस क्या होता है, रजस यानी उत्साह, खुश होना, भावना, ऊर्जा और विस्तार का प्रतीक, ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक है। सत्व, सत्व क्या होता है, गुण, ज्ञान, प्रबुद्धता का प्रतीक। ठीक है, ये तीनों चीज समझ आई है ना। आगे चलते हैं। अब अहंकार से तीन चीज निकली, सत्व, रजस और तमस। सत्व से क्या निकला, मन। मन इंद्रियाज ऑफ कॉग्निशन यानी ज्ञान इंद्रिया। जितनी हमारी ज्ञान इंद्रिया होती है, कितनी होती हैं, हमारी आंख, कान, नाक, हमारी जीभ और हमारी स्किन। ठीक है, इंद्रियाज ऑफ एक्शन जिसे हम कर्म इंद्रिया बोलते हैं, यानी जिनसे हम काम करते हैं। तो हम हाथों से काम करते हैं, फीट है, स्पीच है, एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, या फिर ऑर्गन ऑफ जनरेशन। ठीक है, तो तमस अहंकार है। तमस से क्या निकलता है, तन मंत्राज यानी हमारा तन, हमारे शरीर की चीजें। भूताज यानी जो
आग है, हवा है, पानी है, धरती है, आसमान है। ठीक है। तन्मंत्रास यानी साउंड, जो हम साउंड सुनते हैं। टच यानी जो स्पर्श होता है, किसी भी चीज की फॉर्म, किसी भी चीज का फ्लेवर और कोई स्मेल। ठीक है। तो ये 25 एलिमेंट हैं इसके अंदर, ये आप देख लेना। यानी सांख्य फिलॉसफी क्या है, दो चीजों पे आधारित है, पुरुष और प्रकृति से। पुरुष और प्रकृति से महत बना, महत से अहंकार, अहंकार यानी मैं की भावना, क्या है, मैं की भावना यानी घमंड, है ना। इससे 3 बने सत्व, रजस और तमस। सत्व के अंदर क्या है, मन यानी हमारा मन और हमारी ज्ञान इंद्रिया और हमारी कर्म इंद्रिया। तमस के अंदर क्या है, तन्मंत्रास और भूतास। ठीक है। ये टेबल बहुत अच्छी है, अगर आपको कुछ भी ना याद रहे तो ये टेबल बना लेना, और टेबल याद ना रहे तो जो समझ में आ रहा है वो लिख देना, है ना। देखो आगे, अब आगे क्या है, डिफरेंट फेजेस इन सांख्य फिलॉसफी। अगर इसे लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, नहीं तो ज्यादातर प्रिंसिपल पूछे जाते हैं, सांख्य फिलॉसफी के जो सिद्धांत है वो पूछे जाते हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे। तो डिफरेंट फेजेस ऑफ डेवलपमेंट इन द सांख्य फिलॉसफी, यानी ये सारा डेवलपमेंट है जो हमने पढ़ा है। ठीक है। तो पढ़ते हैं, पहले पुरुष के बारे में पढ़ते हैं। पुरुष क्या है, प्रकृति को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। ठीक है भाई, आत्मा है, आत्मा अट्रैक्ट करेगी शरीर को, यानी शरीर के अंदर ही तो आत्मा होती है ना। तो क्या है, पुरुष अट्रैक्ट करती है प्रकृति को, जस्ट लाइक ए मैग्नेट अट्रैक्ट आयरन, जैसे कि चुंबक किसी चीज को, लोहे को अट्रैक्ट करती है। ठीक है। और फिर प्रोसेस आगे स्टार्ट होता है। प्योर कॉन्शियसनेस ऑफ पुरुष विदाउट एनी फिजिकल फॉर्म मर्जेस विद प्रकृति एंड बुद्धि और स्पिरिचुअल अवेयरनेस इज क्रिएटेड, यानी पुरुष के साथ क्या है, फिजिकल फॉर्म आ जाती है, तो फिर क्या है, एक स्पिरिचुअल अवेयरनेस क्रिएट होती है। ठीक है। हिंदी में देखते हैं एक बार। शुद्ध चेतना क्या है, पुरुष जो किसी भौतिक रूप में नहीं होती, प्रकृति के साथ मिलकर बुद्धि या आध्यात्मिक जागरूकता को उत्पन्न करती है। ठीक है। इसके बाद क्या है, इसके बाद आता है नेक्स्ट जो इवैल्यूएशन है, अहंकार, यानी इन सारी चीजों को मिलके महत के बाद क्या है, महत से अहंकार आता है। अहंकार क्या है, इंडिविजुअल ईगो यानी मैं। ठीक है। मिस्टेकनली थिंक दैट दिस ईगो इज द बेसिस ऑफ हिज एग्जिस्टेंस। अहंकार को आगे अगर हमने फर्दर डिवाइड किया है, सत्व, रजस और तमस, और उसमें ये सारी चीजें हैं, क्या है, स्पेस है, एयर, फायर, वाटर, अर्थ, यानी ठीक है, भूतास जिसे हम बोल रहे थे। सेंस ऑब्जेक्ट यानी जो हमारी ज्ञान इंद्रियां हैं, और नॉलेज एक्वायर, ज्ञान इंद्रियां हैं, नॉलेज एक्वायर सेंसेस हैं, और हमारे वर्किंग कर्म इंद्रियां हैं, सारी इंद्रियां इसके अंदर आ गई हैं। ठीक है। तन्मंत्रास भी आ जाएंगे, भूतास भी इसके अंदर आ जाएंगे, और हमारी कर्म इंद्रियां, हमारी ज्ञान इंद्रियां। ठीक है। आगे चलते हैं। ये तमस, रजस और सत्व, इसकी कैरेक्टरिस्टिक देख लीजिए, ये मैंने आपको बता दी है। तमस क्या है, डार्कनेस, अंधेरा, इग्नोरेंस यानी अज्ञानता और जड़ता या उदासीनता। रजस क्या है, उत्साह, भावना, ऊर्जा और विस्तार का प्रतीक। सत्व क्या है, गुडनेस, एनलाइटनमेंट और नॉलेज, यानी एक तरीके से उल्लास, गुण, ज्ञान, ये सब। ठीक है। ये इसका एक तरीके से बेसिक इन्फो हो गया। तो अकॉर्डिंग टू सांख्य व्यू, प्रकृति इज द ओनली एक्टिव एलिमेंट व्हाइल पुरुष इज इनएक्टिव, यानी इन्होंने कहा है कि प्रकृति क्या है, एक्टिव एलिमेंट है, और पुरुष क्या है, इनएक्टिव है। ओनली ऑब्जर्व्स एंड एक्सपीरियंस, यानी सांख्य दर्शन के अनुसार प्रकृति ही सक्रिय तत्व है, जबकि पुरुष क्या है, निष्क्रिय है, केवल निरीक्षण और अनुभव करता है। जब आत्मा यह पहचान लेती है कि वह प्रकृति से पूरी तरह भिन्न है, तो इससे अलग होने की इच्छा करती है, तभी ही मोक्ष, मुक्ति संभव है। ठीक है। अब एम ऑफ एजुकेशन देखते हैं, यानी सांख्य फिलॉसफी के अनुसार एजुकेशन का क्या उद्देश्य है। तो भाई ज्यादातर हमने जहां भी एजुकेशन के उद्देश्य पढ़े हैं, भाई हमने वैदिक एजुकेशन पढ़ा, बुद्धिस्ट एजुकेशन पढ़ा, जैनिज्म एजुकेशन पढ़ा, मेडाइवल पीरियड पढ़ा, तो सबने यही कहा है कि भाई एजुकेशन का अल्टीमेट एम क्या है, इमेंसिपेशन है, यानी मोक्ष की प्राप्ति करना। और ये सांख्य फिलॉसफी कहती है कि भाई मोक्ष तुम्हें जब मिलेगा जब तुम पुरुष और प्रकृति के बीच का भेद जान लोगे, कि क्या तो पुरुष है और क्या प्रकृति है, और इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है और क्या चीजें इनसे बन रही हैं। यानी जब इनका पूरा महत्व तुम जान लोगे तब तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी। ठीक है। तो सांख्य दर्शन के अनुसार शिक्षा का अंतिम उद्देश्य क्या है, मुक्ति या फिर मोक्ष, और यह प्रकृति और पुरुष के बीच भेद को समझने के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। यानी जब इनके बीच में हम डिफरेंस समझ लेंगे, इनके बीच में जो गैप्स हैं उन्हें समझ लेंगे, और इन दोनों को अच्छी तरीके से समझ लेंगे, तब हमें क्या है, मुक्ति मिलेगी। तो मनुष्य का विकास इस प्रकार होना चाहिए कि इन दोनों के बीच के भेद को समझ सके। ठीक है। यही सांख्य दर्शन के अनुसार शिक्षा का अंतिम लक्ष्य है। ठीक है। एम ऑफ एजुकेशन ये कहता है, और ये मानता है कि इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए योग आवश्यक है। यानी अगर आप देखेंगे सांख्य फिलॉसफी
और योग फिलॉसफी साथ साथ ही चलती है, यानी एक जैसी सी हैं, दोनों का काम एक जैसा ही है, ठीक है। और इनके बारे में जो जिक्र है वो भगवत गीता के अंदर भी है, ठीक है। तो मतलब ये कहते हैं इनका उद्देश्य है कि ये सब तुम्हें कैसे प्राप्त होगा, योगा करके, योग करके, इसके लिए योग आवश्यक है और जिसके लिए नैतिक आचरण की आवश्यकता है। अगर तुम योग करते हो तो तुम्हारे अंदर मोरलिटी भी होनी चाहिए। भाई योग से यही नहीं मतलब होता कि बस एक्सरसाइज कर ली, या फिर योग बहुत अपने आप में बहुत बड़ी चीज है। आज के संदर्भ में इन उद्देश्यों को अगर हम देखें, अल्टीमेट एम, अंतिम उद्देश्य क्या है, तो अंतिम उद्देश्य तो हर चीज का क्या है, मुक्ति यानी मोक्ष, जो हम पढ़ते आ रहे हैं पीछे से। तो एम ऑफ गेटिंग rid ऑफ दुख त्राय, यानी जितने भी हमारे जीवन में दुख आ रहे हैं उन दुख का निवारण क्या है, मुक्ति है, ठीक है। और मुक्ति कैसे मिलेगी, जब हम ये चीज रियलाइज कर लेंगे कि प्रकृति और पुरुष के बीच में क्या भेद है, ठीक है। हेल्पिंग एम क्या है, यानी सहायक उद्देश्य। अगर हम नॉर्मल उद्देश्य देखें तो एजुकेशन का क्या है कि भाई हमारे शरीर का विकास हो सके। अब शरीर का विकास यानी हमारी जितनी भी कर्म इंद्रियां हैं, ज्ञान इंद्रियां हैं, तन मंत्रास हैं, इन सब का डेवलपमेंट हो सके, हमारे दिमाग का मेंटल डेवलपमेंट हो सके, हमारा इमोशनल डेवलपमेंट हो सके, हमारा जो चित्त है, हमारे जो ईगो है, ईगो एलिमेंट डेवलप हो सके, इंटेलेक्चुअल हमारा बौद्धिक विकास हो सके और हमारी मोरलिटी डेवलप हो सके। मोरलिटी यानी हमें ये चीज पता चल जाए कि हमें सच बोलना है, हमें हिंसा नहीं करनी है, यानी अहिंसा हमें अपनाना है, हमें चोरी नहीं करनी है, हमें ब्रह्मचर्य का पालन करना है, साफ सफाई पे ध्यान देना है, मेडिटेशन करना है, भगवान में विश्वास करना है, सेल्फ स्टडी करनी है, ये सारी चीजें। तो तब हमारा क्या होगा, मोरल डेवलपमेंट। अब पढ़ते हैं प्रिंसिपल ऑफ सांख्य फिलॉसफी। ज्यादातर प्रिंसिपल पूछे जाते हैं, यानी सिद्धांत पूछे जाते हैं, तो प्रिंसिपल भी इनसे ही मिलके बने हैं। ये सारी बातें ही सिद्धांत में मानी जाती हैं। देखो हेडिंग से ही पता चल जाता है कि दिस क्रिएशन इज मेड अप ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ प्रकृति एंड पुरुष, यानी ये क्रिएशन किससे बना हुआ है। कोई भी चीज अगर क्रिएट होती है तो वो किसके द्वारा बनती है, प्रकृति और पुरुष के द्वारा, यानी इन दोनों को जब हम कंबाइन करते हैं तब जाके कोई भी चीज क्रिएट होती है, ठीक है। देखो हिंदी में, यह सृष्टि प्रकृति और पुरुष के संयोजक से बनी है। तो सांख्य दर्शन के अनुसार यह सृष्टि प्रकृति और पुरुष के संयोजक से बनी है। इसका तर्क है कि प्रकृति केवल एक निर्जीव तत्व है, यानी जो प्रकृति है वो क्या है, निर्जीव है, और बिना किसी जीवित तत्व पुरुष के साथ संयोजक में उसमें कोई क्रिया नहीं हो सकती, और क्रिया के बिना सृष्टि का निर्माण नहीं है। यानी अगर कोई अकेला है इनमें से, या पुरुष है, प्रकृति अकेला कुछ नहीं कर सकते, दोनों मिलके ही सृष्टि का निर्माण हो सकता है। कोई भी अकेला सृष्टि का निर्माण नहीं कर सकता, ठीक है। यानी जो प्रकृति है वो निर्जीव है और जो पुरुष है वो सजीव है। दूसरी ओर पुरुष एकमात्र जीवित तत्व है। देखो पुरुष को इन्होंने क्या बोला है, लिविंग बोला है, लिविंग एलिमेंट बोला है। लेकिन ये निर्जीव तत्व प्रकृति की सहायता से, जब लिविंग और नॉन लिविंग मिलेंगी तभी क्या है, जो प्रकृति की क्रियाएं हैं, प्रकृति का जो निर्माण है वो संभव है, ठीक है। तो बिना सहायता के बिना कोई क्रिया नहीं कर सकता, और क्रिया के बिना सृष्टि संभव नहीं है। यानी अगर इवैल्यूएशन ही नहीं होगा तो सृष्टि आगे कैसे चलेगी। हर चीज में इवैल्यूएशन चाहिए। कोई भी काम कर रहे हैं तो हम क्या देखते हैं, प्रोडक्ट देखते हैं, है ना। इसलिए सृष्टि के निर्माण के लिए प्रकृति और पुरुष का संयोजक अनिवार्य, यानी ये दोनों चीज जब मिलेंगी तभी इवोल्यूशन होगा। बस ये बात आपको समझनी है, ज्यादा अंदर नहीं घुसना है। सेकंड है, ये सारी चीजें घुमा फिरा के सारे पॉइंट्स में यही आपको देखने के लिए मिलेगा। सेकंड पॉइंट क्या है, ये सेकंड ही है, पुरुष और प्रकृति दोनों ही मूलभूत तत्व हैं, यानी दोनों का रोल भैया बराबर है। सांख्य consider प्रकृति एंड पुरुष एज फंडामेंटल एलिमेंट, कंसीडर एज एटर्नल, इनफाइनाइट, कंसीडर एज ट्रूथ, यानी सांख्य दर्शन के अनुसार दोनों मूलभूत तत्व हैं, इन्हें शाश्वत, अनंत और सत्य माना गया है, ठीक है। प्रकृति को निर्जीव और पुरुष को सजीव माना गया है, यानी प्रकृति क्या है, नॉन लिविंग है, और पुरुष क्या है, लिविंग है, ठीक है, यानी लिविंग एलिमेंट, और प्रकृति क्या है, निर्जीव है, ठीक है। प्रकृति के अंदर 3 गुण हैं, कौन से, सत्व, रजस और तमस, जो हम पीछे पढ़ के आए हैं। और पुरुष को निर्गुण यानी गुण रहित माना गया है। सृष्टि के संदर्भ में प्रकृति और पुरुष एक दूसरे के पूरक माने गए, यानी एक दूसरे के बिना कुछ भी नहीं हो सकता, है ना। नेक्स्ट जो है पॉइंट, पुरुष इज इंडिपेंडेंट एंटिटी एंड ही इज मैनी, यानी पुरुष स्वतंत्र इकाई है और वह अनेक है। यानी सांख्य दर्शन के अनुसार पुरुष यानी आत्मा, हमारी जो सोल है या फिर हम जो सेल्फ हैं, वो एक स्वतंत्र इकाई है,
ठीक है। इसमें ब्रह्म का हिस्सा नहीं माना जाता, बल्कि इसे स्वयं में एक मूलभूत तत्व माना जाता है। मूलभूत तत्व ये इसलिए है क्योंकि आज हमारे शरीर में है ये मुक्ति, ये बिल्कुल मुक्त है, ये किसी के बाउंडेशन में नहीं है। हमारा शरीर पूरा हुआ या कुछ भी हुआ तो ये सोल निकल के चली जाएगी, ये किसी और शरीर में ट्रांसफर हो जाएगी, है ना, ये किसी और शरीर में जाके बस जाएगी। तो सांख्य दर्शन प्रत्येक जीवित प्राणी में आत्मा की स्वतंत्र इकाई को स्वीकार करता है। इसे हम क्या बोलते हैं, इसमें अनेकांतवादी दर्शन कहा जाता है। इसे क्या बोला जाता है, अनेकांतवादी। फिफ्थ, ह्यूमन इज कॉम्बिनेशन ऑफ प्रकृति एंड पुरुष, यानी ह्यूमन जो है वो भी प्रकृति और पुरुष का ही कॉम्बिनेशन है। भाई जो हमारी लाइफ है वो क्या है, फिजिकल बॉडी भी है और हमारी सोल भी है। भाई खाली अगर सोल ना हो तो आदमी बिल्कुल मरा हुआ है, और खाली अगर आत्मा ही हो और उसे शरीर ना मिले तो भी उसका कोई फायदा नहीं है। तो आत्मा भी होनी चाहिए और हमारी फिजिकल बॉडी भी होनी चाहिए। तो फिजिकल बॉडी और जब आत्मा मिलेगी तभी एक इंसान बनेगा। तो आत्मा को और फिजिकल बॉडी को ही तो पुरुष और प्रकृति बोला गया है ना, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो भाई पुरुष क्या है, पुरुष हमारी आत्मा है, प्रकृति क्या है, फिजिकल और एस्ट्रल बॉडी है। ठीक है, ह्यूमन डेवलपमेंट, अब थोड़ा सा आपको घिचपिच लग रही होगी कि क्या है ये, देखो जो भी है बस पढ़ना तो पड़ेगा, अब क्या कर सकते हैं, है ना। ह्यूमन डेवलपमेंट डिपेंड्स अपॉन इट्स बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग एलिमेंट्स, यानी मनुष्य का जो विकास उसके जीवित और निर्जीव तत्वों पर निर्भर करता है। सांख्य दर्शन के अनुसार मनुष्य प्रकृति और पुरुष का संयोजक है, जो हम पीछे पढ़ के आए हैं, और उसका विकास इन्हीं दोनों तत्वों पर निर्भर करता है कि भाई दोनों मिलके ही तो इवोल्यूशन होगा। तो सांख्य के अनुसार मनुष्य का विकास 3 दिशाओं में होता है, शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक। ठीक है, ऐसा सांख्य फिलॉसफी मानती है कि किसी भी इंसान का, मतलब हमारा जो डेवलपमेंट है वो 3 दिशाओं में होता है, हमारे शरीर का विकास, हमारे मन का विकास, मन यानी हमारी बुद्धि का, और आध्यात्मिक यानी स्पिरिचुअल डेवलपमेंट। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, अल्टीमेट ऑब्जेक्ट जो है किसी भी इंसान के जन्म लेने का एक ही लक्ष्य होना चाहिए, साल्वेशन यानी मोक्ष की प्राप्ति। और मोक्ष कैसे होगा, मोक्ष कैसे मिलेगा, भाई तभी तो मिलेगा जब हम पुरुष और प्रकृति को अच्छी तरीके से समझ लेंगे। ठीक है, प्रकृति का क्या रोल है, यानी नेचर का क्या रोल है, और आत्मा का क्या रोल है। ठीक है, आत्मा से परमात्मा का मिलन है। मानव जन्म का अंतिम उद्देश्य क्या है, मोक्ष है। तो इसका उद्देश्य 3 प्रकार के दुखों से मुक्ति, मोक्ष पाना है। ठीक है, यह मोक्ष प्रकृति और पुरुष, मतलब वो ये मैं अभी जो बता रही हूँ, मतलब पुरुष और प्रकृति के बीच का जो भेद है, अगर तुम उसे समझ लेते हो तो तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। नेक्स्ट है डिस्क्रिशन नॉलेज नीडेड फॉर साल्वेशन। मोक्ष के लिए विवेक ज्ञान होना चाहिए। विवेक यानी एक्सट्रीम लेवल की नॉलेज होनी चाहिए। नॉलेज ऐसे नहीं ये थियोरेटिकल बुक वाली नॉलेज नहीं, बिल्कुल पूरे ब्रह्मांड की नॉलेज, शास्त्रों की नॉलेज। ठीक है, तो सांख्य फिलॉसफी के अनुसार डिस्क्रिशन नॉलेज, दैट इज नॉलेज और डिफरेंशिएशन, यानी पुरुष और प्रकृति के बीच में जो डिफरेंशिएशन है, जो भेद है, उसका ज्ञान होना चाहिए मोक्ष के लिए। और पुरुष आफ्टर सेपरेशन फ्रॉम प्रकृति सेपरेट हिमसेल्फ फ्रॉम हैप्पीनेस, सोरो, फ्री फ्रॉम सफरिंग ऑफ डेट्स, यानी अगर देखो जैसे हम ऋषि मुनियों की बात करें तो उन्हें ना दुख से फर्क पड़ता, ना दुख ना सुख, मतलब जितनी भी चीजें हैं, जो चीज उन्हें सफर करती है वो सारी चीजों से अपने आप को अलग कर लेते हैं, तब उन्हें क्या मिलती है, मोक्ष की प्राप्ति होती है, यानी वो सारी चीजों को जान लेते हैं। ठीक है, तो इस अवस्था में पुरुष प्रकृति से अलग होकर स्वयं को सुख, दुख और कर्मों के कष्टों से मुक्त कर लेता है। योग साधना भी एक तरीके का साधन मान सकते हैं। तो विवेक ज्ञान के लिए योग साधना आवश्यक है कि अगर हमें एक्सट्रीम लेवल की नॉलेज लेनी है तो हमें क्या है, योग साधना लेनी पड़ेगी। तो योग के अंदर क्या आता है, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारण, ध्यान, समाधि, सारी चीजें आ गई। भाई ऋषि मुनि क्या है, एक साल, वर्षों तक, एक साल नहीं सॉरी, हजार वर्ष की समाधि लगा के बैठ जाया करते थे। मतलब पहले के टाइम पे 100 साल की समाधि ले रहे हैं, दीमक लग गई है शरीर में, तो इसके अंदर बहुत सारी चीजें आती हैं। तो योग अपने आप में बहुत बड़ी चीज है, इसके अंदर समाधि भी आ जाता है, ध्यान, कंसंट्रेशन किसी एक ही जगह, धारण, प्रत्याहार, प्राणायाम, आसन, नियम, योग, सारे यम। तो विवेक ज्ञान के लिए योग साधना आवश्यक है। सांख्य दर्शन के अनुसार योग द्वारा सुझाई गई विधियां कौन सी है, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारण, ध्यान, समाधि। नेक्स्ट है मोरल कंडक्ट भी जरूरी है। अगर हम योगा को फॉलो कर रहे हैं तो हमें हमारे अंदर नैतिक आचरण भी होना चाहिए। और नैतिक आचरण कैसे आएगा कि योग साधना का पहला चरण जो है यम है, और यम का अर्थ क्या है, मन, वाणी और कर्मों पर नियंत्रण। ठीक है, योग के अनुसार
सत्य अहिंसा अस्तेय यानी चोरी न करना, संपत्ति का संचय न करना मतलब प्रॉपर्टी ना लेना, और ब्रह्मचर्य का पालन करना, ये अनिवार्य है, पहला नियम है ये। अगर ये पहला ही फॉलो कर लिया तो क्या बन गए, साधु बन गए, बिल्कुल सारी चीजों से अलग हो गए। भाई संपत्ति नहीं ली, ब्रह्मचर्य का पालन कर लिया, सत्य के रास्ते पे चल गए, अहिंसा के रास्ते पे चल गए, चोरी नहीं करना, ये सारी चीजों से हट गए, तो यानी साधु तो पहले ही बन गए। और अगर सारे नियम फॉलो करते हैं तो हम क्या है, मोक्ष की तरफ चले जाते हैं, हमें मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। तो योग साधना का दूसरा चरण नियम क्या है योग के अनुसार, कि सोच, शारीरिक और मानसिक स्वस्थता यानी शरीर को स्वस्थ रखना और मन को भी स्वस्थ रखना, संतोष संतुष्टि रखना, धैर्य यानी पेशेंस रखना, तप करना, तप इसलिए तो करा जाता है जिससे कि पेशेंस आ जाए, सहनशीलता आ जाए, स्वाध्याय यानी आत्म अध्ययन करना, और ईश्वर की उपासना करना। ठीक है, तो ये था सांख्य फिलॉसफी। आपको टिपिकल भी लग सकता है, अच्छा भी लग सकता है। देखो थोड़ा मजे मजे में पढ़ लेना, चीजें याद रह जाएंगी। अगर रटेंगे या फिर बहुत ज्यादा अंदर घुसेंगे तो फिर घिचपिच हो सकती है, क्योंकि इसके अंदर कुछ नहीं है, दो ही चीज है सांख्य फिलॉसफी के अंदर, पुरुष और प्रकृति। ठीक है, पुरुष और प्रकृति, हर जगह यही चीज देखने के लिए मिली है कि इन दोनों को मिलके ही हमारी जो सृष्टि है उसका इवोल्यूशन हो रहा है। कोई भी चीज हो, कोई भी प्रोडक्ट हो, इन दोनों चीजों को ही मिलके बन रही है। ठीक है, पुरुष को और प्रकृति को। तो सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। होपफुली क्लास आपको अच्छी लगी होगी, पता नहीं अच्छी लगी है नहीं लगी है वो तो आप लोग ही बताएंगे। समझ में आ गया हो तो भी बता देना, नहीं आया हो तो भी बता देना। बाकी शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। पता नहीं इस बार आप शेयर क्यों नहीं कर रहे हैं, मुझे लग नहीं रहा शेयर आप लोग कर रहे हैं। नहीं कर रहे हैं तो कर दीजिए, आप लोगों का कुछ नहीं जाएगा और मुझे अंदर से काम करने का मोटिवेशन मिलेगा, मजा आता है पढ़ाने में, इंटरेस्ट डेवलप होता है अंदर से और मन भी करता है। फिर चिंता भी होती है कि भाई कितने स्टूडेंट इंतजार कर रहे हैं, है ना। देखो मैंने बीएड में कितने मन से पढ़ाया, क्योंकि आप लोगों ने बीएड में बहुत शेयर किया, बहुत बिना कहे भी लोग, बहुत बच्चों ने शेयर किया और बताते भी थे बच्चे कि भाई वहां से मेरे पास ये वीडियो आई है, वहां से मेरे पास ये वीडियो आई है। तो अब भी थोड़ा सा सपोर्ट करिए, है ना। तो बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मेरे साथ जुड़े रहिए। यहाँ भी जुड़ सकते हैं, इंस्टाग्राम पे भी जुड़ सकते हैं। अगर किसी को कुछ भी पूछना हो, कोई भी बात करनी हो तो इंस्टाग्राम पे जुड़ सकते हैं। बाकी किसी को नोट्स लेने हो, किसी को पीपीटी बनवानी हो, कोई भी प्रोजेक्ट बनवाना हो, लिटरेचर रिव्यू कराना हो, कुछ भी हो तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं नंबर पे 790 690 1757। ठीक है, ये नंबर व्हाट्सअप नंबर है, कॉल मत करना, बस व्हाट्सअप आप कर सकते हैं। कोई भी प्रोजेक्ट आपको बनवाना हो तो उसके लिए मैं अवेलेबल हूँ आपके पास। तो बस आज वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं।